नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का खास कार्यक्रम बदलाव के नायक। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। आज की इस कड़ी में भी हम आपके लिए समेट कर लाए हैं कुछ ऐसे लोगों की कहानियां जिन्होंने या तो अपनी ज़िंदगी बदल दी है या फिर अपनी सोच से उन्होंने लोगों को बदल कर रख दिया है। हो सकता है अभी तक आप उनको थोड़ा कम जानते हैं, लेकिन हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप उनको जानेंगे भी और साथ ही ये समझेंगे कि एक छोटा सा प्रयास कितना बड़ा बदलाव लेकर के आ सकता है। देश की मिट्टी भी मायने रखती है, ऐसा मानना है दो बहनें नलिनी और कमलिनी का। उनके लिए नृत्य संगीत की साधना भक्ति की तरह है और भक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता है, इसमें केवल समर्पण होता है। इसी भाव के साथ वो अपनी साधना किए जा रही हैं, जिसे बाद में समर्थन भी मिला और पहचान भी। कथक की ये दोनों कलाकार दिल्ली की रहने वाली हैं, बनारस के राजघराने से उनका ताल्लुक है और वो बरेली की बेटी हैं। दो शरीर और एक जान। नलिनी और कमलिनी जी को स्टेज पर डांस करता हुआ देखकर कोई भी ये कहता है कि ये जुगलबंदी आज की नहीं बल्कि बरसों की महारत का नतीजा है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में नलिनी और कमलिनी दो ऐसे ही नाम हैं। इन्होंने देश और दुनिया भर में प्रदर्शन करके कथक में युगल श्रेणी को लोकप्रिय बनाया है। बचपन से ही नृत्य के प्रति उत्साहित रही नलिनी और कमलिनी इसके प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुकी हैं। ईश्वर की मैं जैसे बोल रही थी कृतज्ञ हूँ कि मुझे बहन कमलिनी के रूप में दिया, जिसे कहते हैं एक सोच, एक ध्येय, एक लक्ष्य के साथ हम जब अग्रसर होते हैं तो लोग कहते हैं नलिनी कमल इज़ द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन परफेक्शन। हमारा सौभाग्य रहा कि हमने बनारस घराने के कथक नृत्य को, जो पूर्णतः शुद्ध कथक नृत्य शैली का है, उसको प्रचार प्रसार गुरुजी जितेंद्र महाराज की सानिध्य में करने का हमें अवसर मिला। कथक को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए दोनों का प्रयास अपरिहार्य है। नलिनी और कमलिनी ऐसी ही कुछ मुट्ठी भर लोगों में शुमार हैं जो जीवन भर अपने कौशल और कला के उत्थान में बेहतरी के लिए प्रयास करते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में नलिनी और कमलिनी दो बेहद बड़े नाम हैं। नलिनी कमलिनी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शन के जरिए कथक में युगल श्रेणी को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। नलिनी और कमलिनी की मां श्याम कुमारी अस्थाना गायिका है। उन्होंने मां के प्रोत्साहन से शास्त्रीय नृत्य की दुनिया में कदम रखा और गुरु जितेंद्र महाराज से शिक्षा लेकर कलाकार के रूप में स्थापित हुई। ये जोड़ी समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रतीक है और पुरस्कार के लिए नहीं बल्कि भारतीय कला और संस्कृति के प्यार के लिए काम करती हैं। इन्होंने, जहाँ तक रियाज का सवाल है, आज तो नहीं है, मेरे समय में भी नहीं था, लेकिन मैंने जब इन्हें शिष्य बनाया तो ये सोचकर कि ये एक मेडिकल में थी और एक एथलीट में थी, तो ये सोचकर कि भाई इनको किस तरीके से जल्दी सिखाया जाए। तो मैंने फिर क्या करा कि दिन में तो सोचिए कि एक प्रकाश ज़रूर होता है, लेकिन आप कंसंट्रेट जो है वो भोर में या रात को करते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। तो मैंने इनको रात को 10 बजे घुंघरू बनवा के और घुंघरू को से इनको सिखाना शुरू किया। नलिनी कमलिनी का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ। उनके पिता बीपी अस्थाना रॉयल एयरफोर्स में कार्यरत थे। दोनों बहनें 40 साल से कथक से जुड़ी हुई हैं। दोनों ही स्कूल में विज्ञान की छात्राएं थी और सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल रहती थी। इसके साथ ही इंटर स्कूल जोनल स्पोर्ट्स इवेंट में एथलेटिक्स की चैंपियन भी रही। लेकिन समय के साथ ऐसा भी दौर आया जब अब नृत्य ही इनके जीवन का अंग बन गया। दोनों ने कैलाश मानसरोवर में 18,000 फीट की ऊंचाई पर नृत्य करने का रिकॉर्ड स्थापित किया और एक और उपलब्धि हासिल की। अक्सर नलिनी और कमलिनी को संसद, राष्ट्रपति भवन में गणमान्य व्यक्तियों से मिलने से पहले अपने पारंपरिक रूप को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
समाज में अपार योगदान के लिए इन्हें अटल सम्मान और संगीत नाटक अकादमी सहित विभिन्न पुरस्कार मिले हैं। पाठ्यक्रम का जब तक ये हिस्सा नहीं बनेगा तो ये हमेशा एक हॉबी में रहेगा और इसका प्रमोशनल पाइपलाइन में रहेगा। तो इसको ये बिल्कुल इस पे विचार किया गया है कि जब तक हम इसे NEP के अंतर्गत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, जब तक हम इसको प्रस्तुत नहीं करेंगे या इसको एक सब्जेक्ट के तौर पे नहीं लेंगे, तब तक ये बात बनेगी नहीं। और जब ये देखा गया है, जैसे हम लोग स्टूडेंट्स को सिखाते हैं या हमने खुद सीखा है, एक फाइन आर्ट सीखने से, चाहे वो नृत्य कला हो, चाहे ललित कला हो, चाहे संगीत हो, वादन हो, कुछ भी हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स लेने से आपके अंदर की जो एक विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग होती है। नलिनी कमलिनी की कला के प्रति समर्पण, भावना और योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री से हाल ही में सम्मानित किया है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद कहा जा सकता है कि ये दोनों बहनें भले ही अलग हैं, लेकिन उनकी आत्मा एक है। अपनी कला की बदौलत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली है। और ऐसे भी कला का कोई धर्म कहाँ होता है। ये तो किसी भी व्यक्ति के अंदर संवेदना लेकर आती है और साथ ही ये भी बतलाती है कि भारतीय संस्कृति से जुड़ना अपने आप में कितना अद्भुत एहसास होता है, जिसे आज के युवाओं को समझने की ज़रूरत है। और अब बात एलिफेंट डॉक्टर के नाम से मशहूर 59 साल के कुशल कुंवर शर्मा की। उन्होंने अपने करियर में अब तक इतने हाथियों की जान बचाई है कि उन्हें नाम दे दिया गया एलिफेंट डॉक्टर। विदेशों में भी उनकी अच्छी खासी पहचान है। देखिए उन्होंने कितना काम किया है इस खास रिपोर्ट में। समाज में कई ऐसे डॉक्टर भी हैं जो इसे पैसा कमाने का जरिया न बनाते हुए समाज सेवा में लगे हुए हैं। ये डॉक्टर जानवरों से इतना प्यार करते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी इनकी सेवा में ही लगा दी है। हम बात कर रहे हैं गुवाहाटी के रहने वाले जानवरों के एक ऐसे डॉक्टर की जिन्होंने हाथियों के संरक्षण में अपना पूरा जीवन लगा दिया। इनका नाम है डॉक्टर कुशल कंवर शर्मा। दुनिया भर के लोग उन्हें उनके असली नाम के बजाय एलिफेंट डॉक्टर के नाम से जानते हैं। Elephants being social animal, we should give them company because only in company they are happy, and what is called that the company of conspecifics only are the best form of enrichment for elephants. So that is what I realized, and I still but when I chosen the welfare area, I didn't like avoid the healthcare area. That I continue, and I'm even today after 35 years of treating elephants, I'm still a sought after elephant doctor, but I have started working for welfare. And then down the line I realized the human elephant conflict issue has become a very big issue. हाथियों के प्रति उनके प्यार और सेवा को देखते हुए इस साल भारत सरकार ने डॉक्टर कुशल कंवर शर्मा को पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। Healthcare, then welfare, and that I traded into conservation. So these things I have reached here and fondly my work has been recognized. The Governor of Assam has given me a title, Elephant Man of Asia. So the journey continues, and I'm very happy I have been chosen for the Padma Award. And also I have to tell you that I am the only veterinarian in this country who has ever been recognized with a Padma Shri. So I consider this as a recognition to my profession also.
वे देश के पहले ऐसे पशु चिकित्सक हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है। अपनी जिंदगी के 35 साल हाथियों की देखभाल और इलाज में गुजार चुके डॉक्टर शर्मा ने असम और पूर्वोत्तर राज्यों के जंगलों से लेकर इंडोनेशिया के जंगल तक हजारों हाथियों की जान बचाई है। हाथियों के साथ उनके जुड़ाव की कहानी इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि असम और भारत के कई राज्यों में लोग उन्हें एलिफेंट डॉक्टर के नाम से पहचानने लगे हैं। बाढ़ के दौरान खासकर काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथी समेत कई दुर्लभ प्रजाति के जानवरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। डॉक्टर शर्मा की जरूरत उस समय सबसे ज्यादा होती है, फिर चाहे कोई उन्हें आधिकारिक तौर पर मदद के लिए बुलाए या नहीं, वो खुद ही मदद के लिए पहुंच जाते हैं। बीते कई सालों से उन्होंने सैकड़ों वन्य जीवों की जान बचाई है। डॉक्टर शर्मा की हाथी से प्रेम कहानी बचपन से ही शुरू हो गई थी। असम के नलबाड़ी जिले के एक छोटे से सीमावर्ती गांव बर्मा में डॉक्टर शर्मा का बचपन बीता। 60 इयर्स का जर्नी है, क्योंकि मेरा जो फैमिली है, गांव में मैं रहता हूं, तो मेरा घर में ही एक हाथी था और मैं बचपन से ही बहुत मेरा फ्रेंडली रिलेशन हुआ था। बट व्हेन आई वाज जस्ट 7-8 इयर्स ओल्ड, दैट एलिफेंट लक्ष्मी उसकी नाम थे, तो शी डाइड ऑफ सम इन्फेक्शन। So that particular incident has actually given me a big trauma, and I'm carrying that trauma entire life. So when the opportunity came to choose my profession, I was a good student and I got selected in medical college, engineering college and other professions also during that time. हाथियों से डॉक्टर शर्मा का लगाव इस बात से समझा जा सकता है कि वो असम के अलावा गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों में हाथियों का इलाज करने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने नेपाल, श्रीलंका और इंडोनेशिया के जंगल से पकड़े गए सैकड़ों हाथियों का इलाज किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के घने जंगलों में हाथियों का इलाज करने के लिए अब तक करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुके डॉक्टर शर्मा 20 से अधिक बार अपनी जान जोखिम में डाल चुके हैं। पिछले 15 सालों से बिना कोई साप्ताहिक छुट्टी लिए डॉक्टर शर्मा लगभग 10,000 हाथियों का इलाज करने का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार वो साल में कम से कम 700 जंगली और पागल हुए हाथियों का इलाज करते हैं। डॉक्टर कुशल कुंवर शर्मा के हाथियों के प्रति प्यार और सेवा को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान में से एक पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। डॉक्टर कुशल कुंवर शर्मा, पशु चिकित्सा। डॉक्टर कुशल कुंवर शर्मा को कई अन्य सम्मान भी मिल चुके हैं। उत्तराखंड की कोसी नदी हजारों लोगों के लिए जीने का आधार है, लेकिन जब जनसंख्या बढ़ी तो उसी के मुताबिक पानी की डिमांड भी बढ़ी। एक बार तो ऐसा लगा कि कोसी नदी का बहाव थम सा गया है। शहरों की प्यास बुझाने के चक्कर में जंगल के आसपास जो लोग रह रहे थे वो प्यासे तक रहने लगे। इस पूरे हालात को एक महिला ने न केवल समझा बल्कि उसे बदल कर रख दिया। कोसी नदी को उन्होंने एक बार फिर से जिंदा किया। उनका नाम है बसंती देवी। उन्हें लोग प्यार से बसंती बहन भी कहकर बुलाते हैं। राष्ट्रपति से पद्म पुरस्कार ग्रहण करती हुई ये महिला हैं बसंती देवी। इन्हें ये पुरस्कार मिल रहा है जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए। इनकी रगों में खून के साथ साथ जोश भी दौड़ता है, जिसके कारण आज ये लाखों लोगों की प्रेरणा स्रोत है। बसंती देवी पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं। बसंती देवी की पढ़ाई की बात करें तो शादी से पहले तक वो मात्र साक्षर भर थीं। उनका विवाह 12 साल की कम उम्र में कर दिया गया था, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का निधन हो गया। पिता का साथ मिलने पर वो वापस मायके आई और फिर से पढ़ाई में जुट गई।
उन्होंने इंटर पास किया। बसंती देवी ने इस काम में महिलाओं को आगे लाते हुए कई महिला संगठन बनाए। साल 2003 में बसंती देवी ने कोसी घाटी के गांवों की रहने वाली महिलाओं को संगठित करने का काम शुरू किया। बसंती ने महिलाओं की पंचायतों में स्थिति मजबूत करने का भी काम किया। जब भी 19-20 साल की हुई तो वहाँ गई। उन्होंने कहा, बसंती अब तुम तो बड़ी होगी हो, तुम अभी आप 4-5 में कैसे पढ़ती हो, अब तुमको बालवाड़ी के लिए ट्रेनिंग करते हैं, बालवाड़ी का काम करोगी। तो दनिया क्षेत्र में फिर मैंने बालवाड़ी का काम किया 10-12 साल 15 साल वहाँ बच्चों को पढ़ाने का, महिला सशक्तिकरण के लिए और आपसी तालमेल। और दूसरा, बहुत जुआ खेलते थे, शराब पीते थे भाई लोग, फिर आपस में उनका बहुत लड़ाई झगड़ा होती थी, तो उनके उसमें मैंने काम किया। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण मिला तो उन्होंने घरेलू हिंसा और पुरुषों की प्रताड़ना झेल रही महिलाओं की मुक्ति के लिए एक मुहिम शुरू कर दी। जल जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन पहाड़ों पर जल के सोते लगातार सूख रहे थे। उस इलाके की कोसी नदी का भी यही हाल था। कोसी नदी सूखती जा रही थी और अपना अस्तित्व खो रही थी। बसंती देवी ने कोसी नदी को बचाने का संकल्प लिया। जब कोसी नदी में पानी नहीं रहेगा तो खेती कैसे होगी, हम जिंदा कैसे रहेंगे। पानी के बिना हम खाना नहीं खाएंगे, 10 दिन 15 दिन तो हम जिंदा रह सकते हैं, पर पानी के बिना तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो इतना, जब तुम्हारी जितनी ज़रूरत है सूखी लकड़ी लाकर घर का काम करने का, जब तुम कच्ची लकड़ी इतने पेड़ काट के ऐसे कर दे रहे हो और सड़ रहे हैं, दिमाग लग रहा है, तुम्हारी पूरी मेहनत जारी है और तुम बच्चों की देखभाल नहीं कर रहे हो कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कि खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या काम है ऐसा। और तो मैंने कहा कि अगर तुम मेरा मानते हो तो मैं नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और गई हूँ, पूरे गढ़वाल में गई हूँ, कुमाऊँ में गई हूँ, तो सब काम मैंने देखा है। तो तुम्हारा मैं संगठन बनाती हूँ आज। संगठन बनाने के बाद और तुम लोग फिर कच्ची लकड़ी नहीं काटोगे, बांज नहीं काटोगे, और ऐसे करके तो मान गए हो। इन्होंने महिलाओं को संगठित कर वनों के दोहन को रोकने का काम किया, जिसमें उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। निराशा भी हाथ लगी, लेकिन बसंती देवी संकल्प से पीछे न हटी और आखिरकार उन्होंने महिलाओं को समझाने में कामयाबी हासिल की कि अगर वो इसी तरह जंगल और पानी को बर्बाद करती रहेंगी तो कोसी घाटी की संपन्न खेती भी बर्बादी की कगार पर आ जाएगी। सब ने संकल्प लिया, महिला और पुरुषों ने, और सब लोगों ने कहा कि माँ हम अज्ञान थे और हमको जानकारी नहीं थी, तो हमने आपको ख़त्म किया और आपने हमको बचाया। अब आज से हम आपको बचाएंगे। हम माफ़ी मांगते हैं कि आपसे अब हम आपको जिंदा रखेंगे। तो ऐसे करके अभी तक अब कोसी में पानी भी कम नहीं है, जंगल भी सब हरा भरा है, खूब अच्छी तरह लोग आगे बढ़ने लगे। इसके बाद पूरी घाटी में पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी गई। इस अभियान की अगुवाई खुद महिलाएं कर रही हैं। ये आज भी पूरे मनोयोग से निरंतर समाज की सेवा में लगी हुई हैं। बदलाव के नायक के सफर में आज के लिए इतना ही। अगली बार कुछ ऐसे ही नायकों से होगी आपकी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहें संसद टीवी। नमस्कार।